नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी में। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं शेरशाह और उसके सुधार। ये जो है आपका ये यूनिट 3 का पार्ट 10 होने वाला है। खैर, ये जो टॉपिक है आपका अकबर के बाद था या शायद मे बी अकबर से पहले था। ये टॉपिक मैंने स्किप कर दिया था और आपसे ये बोला गया था कि ये टॉपिक मैं आपको लास्ट में कवर करवा दूँगी। तो ये जो आपका पार्ट 10 है, ये आपका पार्ट 10 यूनिट 3 का लास्ट होने वाला है और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो यूनिट 4 की वीडियो आएगी, जिसमें हम औरंगज़ेब की दक्षिण नीति के बारे में, यानी जो उसने दक्षिण में काम किए या जितने भी युद्ध लड़े, वो सारे हम पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम पे, जहाँ पे आपको नोट्स मिलते हैं, तो आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल की जो लिंक है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी है। अगर वो लिंक वर्क नहीं करती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि मैडम लिंक वर्क नहीं कर रही है, तो आप हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं। आपको लिखना है फ्री स्टडी DM23। क्या लिखना है आपको? फ्री स्टडी DM23 आपको लिखना है और आपको ईजिली हमारा चैनल जो है वो मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इसका जो टॉपिक होने वाला है वो है आपका भू प्रशासन व्यवस्था, जिसमें हम 3 व्यवस्था पढ़ेंगे। बटाई, कनपुर, कनपुत आएगा यहाँ पे, रानी कनपुत है यहाँ पे, कानपुर हो गया है, कनपुत आएगा, कनपुत मापन विधि। उसके अलावा सैनिक व्यवस्था, सड़कों का निर्माण। सड़कों का निर्माण जो है वो मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है, क्योंकि आपकी बुक में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया गया है। तो प्लीज़ सड़कों का निर्माण जो है आप अपनी बुक में से पढ़ लेना। इसके बाद है प्रशासनिक प्रणाली, स्थानीय, प्रांतीय और केंद्रीय, इन तीनों के स्तर पर, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में मैं कवर करवा दूँगी। तो चलिए देखते हैं, पहले भूमिका की ओर बढ़ते हैं। जब शेरशाह सूर्य की उम्र ढल रही थी तब उसे दिल्ली साम्राज्य का शासक बनने का मौका मिला, लेकिन वह एक साहसी पुरुष था। शेरशाह केवल तलवार के बल पर अपना स्थान बनाना नहीं चाहता था, उसकी रुचि ज्ञान विद्या में थी, यानी ज्ञान विद्या में उसकी रुचि थी। और वो दिल्ली का शासक जब बना जब उसकी उम्र ढल रही थी, यानी जब वो बूढ़ा हो रहा था। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं भू प्रशासन व्यवस्था। शेरशाह अपने अनेक सुधारों के लिए भारत के इतिहास में प्रसिद्ध था, यानी फेमस था। लेकिन जहाँ तक भू प्रशासन व्यवस्था के क्षेत्र में उसने विशेष ध्यान दिया, उस समय हिंदुस्तान में भूमि कर मूल्यांकन की केवल 2 उपाय प्रचलित थे, अर्थात बटाई व कनपुत। क्या था? बटाई और कनपुत, 2 ही उपाय जो थे वो प्रचलित थे, लेकिन तीसरा जो मापन विधि वो शेरशाह लेकर आया था। तो हम 1 बाय 1 तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है बटाई, ये हर जगह मिसप्रिंट हो गया है, कनपुत है, आप लिख लेना, मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको। ऐसे आपको कनपुत लिखना है। तो पहला बटाई है। बटाई क्या होता था? फसल काटने के बाद गट्ठर गट्ठर बनाकर किसान खेतों में डाल देते थे। फिर सरकार का एजेंट सरकार द्वारा तय किया गया भाग उठा लेता था, और वो भाग कितना था? 1/4 जो था वो उनका भाग था, जो सरकार का होगा। तो अगर हम एक इसका उदाहरण देखें, एक एग्जाम्पल देखें, तो सपोज़ करो कि एक खेत है, वहाँ पर 120 गट्ठर हुए। अब 120 में से अगर हम उसका 1/4 करेंगे, आप काट कर देखो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, अरे 30। तो 30 जो है वो सरकार का हो जाएगा। किसका होगा? सरकार का होगा। बचे हुए जो 90 हैं वो किसान के गट्ठर हो जाएंगे। तो यही इसी प्रक्रिया को बटाई का नाम दिया गया। सेकंड है आपका कनपुत। कनपुत देखो, कनपुत क्या था? इसके अंतर्गत बिना काटे क्षेत्र की पैदावार को देखकर ही कर लिया जाता था। यानी अगर मान लो ये भूमि है, यहाँ पे फसल उगी है, ये फसल जो है वो बस उगी है, तो इसको काटा नहीं, बस देख लिया क्या कि हाँ इतनी पैदावार इस खेत में हुई है, और देखकर ही अनुमान लगाया जाता था। और वहाँ पर थोड़ा सा उनसे कर के तौर पर ही मतलब बोल दिया कि इतना मुझे हिस्सा चाहिए या मुझे इसके आधे का आधा हिस्सा चाहिए। तो बिना कटी हुई फसल जो खेत में खड़ी थी, उसके बिहाफ पर वहाँ पर कर लिया जाता था। तो ये होता था कनपुत में। उसके बाद है मापन विधि।
मापन विधि में क्या होता था, 3 प्रकार की भूमि होती थी। पहली भूमि थी उत्तम, मध्यम और कम। ये जो भूमि थी ना, ये उपज के रूप में देखी गई। यानी होता है ना कि हर सारी भूमि एक जैसी नहीं होती। ये भूमि है, क्या पता यहाँ पे बहुत अच्छी फसल उग रही हो। ये भूमि है, हो सकता है कि यहाँ पे फसल अच्छी ना हो, कम अच्छी हो। तीसरी टाइप की का हो सकता है यहाँ पे बहुत ही मतलब बेकार भूमि हो। तो उपज के अकॉर्डिंग यहाँ पे भूमि को 3 भागों में बाँटा गया। सबसे पहले उत्तम भूमि, मध्यम भूमि और कम भूमि। यानी उपज, अच्छी उपज, कम उपज और बीच वाली उपज, ठीक। उसके बाद क्या किया गया, इन तीनों को जोड़ा गया, जोड़कर उसका 1/3 निकाला गया। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है आपको, अगर आपके उत्तम है, उत्तम में आपका 8 किलो गेहूँ उगा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, 8 किलो गेहूँ है, 6 किलो, 4 किलो, ठीक। उत्तम में 8, मध्यम में 6 और कम में 4। तो इनको पहले जोड़ेंगे, जोड़ कर क्या हुआ 18। अब 18 का 1/3 भाग निकालेंगे तो 3×6 = 18, ठीक। 3×6 = 18। तो 6 जो है वो औसत उपज आएगा। क्या आएगा, औसत उपज। लेकिन सरकार का इससे कोई भी लेना देना नहीं था। सरकार क्या करती थी, जो औसत उपज निकला है, औसत उपज का 1/3 भाग लेती थी। कितना, औसत उपज का 1/3 भाग। जो 1/3 है, ये तो हो गया औसत उपज। ये जो 6 निकला है वो हो गया औसत उपज। अब औसत उपज का 1/3 भाग जो है वो भू लगान यानी कर होता था। तो औसत उपज कितनी है, 6। इसकी अगर 1/3 करेंगे हम तो 3 दूनी 6 यानी 3×2 = 6। तो 2 जो है यानी 2 किलो जो गेहूँ है वो किसको दिए जाएंगे, सरकार को, ठीक है। और यही था ये तीनों विधि, मापन विधि, कनपुत और बटाई। उसके बाद है सैनिक व्यवस्था। देखिए, शेरशाह ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की, जो पूर्ण रूप से अधीन रहते थे, यानी बहुत ज़्यादा उनके पास रहते थे। इसमें 1,50,000 घुड़सवार थे, 25,000 तीरंदाज व बंदूकची और 5,000 हाथी थे उनकी सैनिक व्यवस्था में। अब यहाँ पे नियम क्या होता था, जब भी सैनिक अभियान होगा, सैनिक अभियान या सैनिक की जो ट्रेनिंग होगी या कोई भी युद्ध होता है, तो युद्ध के दौरान या ट्रेनिंग के दौरान खेती को हानि नहीं पहुँचे, ये वहाँ पे विशेषकर ध्यान दिया जाता था। सैनिकों को खेतों के करीब जाने की इजाज़त नहीं थी और ना ही खेती को नुकसान पहुंचा सकते थे। ऐसा नहीं कि अगर मान लो कोई युद्ध वगैरह हो रहा है तो उन्होंने मतलब जैसे होता है ना कि वो फसलें जला दी, फसलें बेकार कर दी, तो ये सब नियम के खिलाफ था। तो इनके कुछ नियम थे। उसके बाद है, एक नियम इनका ये भी था, घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा को दोबारा संशोधित रूप में आरंभ किया। संशोधित मतलब होता है कि मतलब आपने सुना होगा संविधान संशोधन, सुना होगा 8वीं 9वीं में या 12वीं में। तो एक टाइप से उस चीज़ को मॉडिफाई करना, मतलब सही से दोबारा, मतलब उसका दोबारा कानून बनाना। तो दोबारा कानून बनाया गया दाग लगाने की प्रथा में। और इस पर क्या किया, जो घुड़सवार, यहाँ पे घुड़ आएगा, खून हो गया गलती से, घुड़, जो घुड़सवार जिसके घोड़े पर दाग होगा ना, उसी घुड़सवार को वेतन दिया जाएगा। पहले क्या था, पहले छोड़ो, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक पर्सन है, इसके पास घोड़ा है, ठीक। अब इसने दाग नहीं करवाया, दाग नहीं लगवाई, तो इसको कोई भी वेतन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसने अपने घोड़े पे दाग लगवा रखी है तो इसको वेतन दिया जाएगा। तो यही था जो संशोधित रूप में उन्होंने आरंभ यानी एक नया कानून जो है या नया नियम जो बनाया था। बाद है शेरशाह की प्रशासनिक प्रणाली। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे केंद्रीय के बारे में। केंद्र आपको सबको पता है, जो मुगलों का केंद्र था ना, केंद्रीय प्रशासन, सेम वैसा ही इनका भी था। तो मैंने डीपली एक्सप्लेन करके यहाँ पे नहीं लिखा है, बस आपको जो मेन है वो समझा दिया है। बाकी जो आपने अदर में पढ़ा है, कहीं गुप्त काल में या मुगलों में, अकबर का किसी का भी पढ़ा हो, तो आप उसमें वो चीज़ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि केंद्रीय बिंदु कौन होता है, सुल्तान होता है। सुल्तान ने बहुत सारे मंत्री विभाग की स्थापना की थी, जैसे दीवान वजारत, जो लगान और राजस्व से संबंधित था, दीवान आरिज, सैनिक संगठन, दीवान रसालत, विदेशी मामले,
इसके अंदर आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो सैनिक संगठन, यानी सैनिकों को भर्ती करते थे, उनकी ट्रेनिंग वगैरह दिलवाते थे, वेतन फिक्स करते थे वहाँ पे उनका कि इतना वेतन उनको दिया जाएगा, उनको प्रॉपर तरीके से सिखाया जाता था। तो ऐसे ही आप लगान राजस्व में लिख सकते हो कि कर उनको कहाँ कहाँ से कर मिलता था, क्या लगान था। विदेशी मामले भी लिख सकते हो कि अगर किसी दूसरे देश से या किसी दूसरे राज्य से युद्ध होता था तो युद्ध के टाइम पर ये क्या भूमिका निभाते थे, संधि करवाते थे। तो ये था दीवाने इंसाफ जो है वो पत्र व्यवहार। अगर मान लो राजा के घर में शादी है, सुल्तान के घर में, तो हर सुल्तान को जाकर जो दूसरे देश का, दूसरे राज्य का सुल्तान है उसको पत्र वगैरह देना कि राज महाराज आपके लिए वहाँ से पत्र आया, ये सब। उसके बाद है दीवाने काजा, ये न्याय से संबंधित था, किसी की लड़ाई वगैरह होती थी तो न्याय देता था। दीवाने फरीद, ये गुप्तचर विभाग था, गुप्तचर यानी जो जासूसों वाला विभाग होता है। तो ये कुछ मेन थे। उसके बाद है प्रांतीय शासन। अब वहाँ पर क्या था, प्रांत बोलो, सूबा बोलो या एकता बोलो, ये तीनों एक ही बात होती थी। प्रांत के अंतर्गत जिला होता था और जिला के अंतर्गत परगना होता था। यानी अगर ये प्रांत है सपोज करो, तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जिले थे और इन छोटे छोटे जिलों के अंदर परगना होते थे और इन परगना, कई सारे परगना मिलकर गांव का निर्माण करते थे। उसके बाद है वहाँ पर तो जिला अधिकारी था। ये है सिकदार ए सिकदारा, ये सैनिक अधिकारी था। मुंसिफ ए मुंसिफा, ये न्याय अधिकारी था। उसके बाद परगना अधिकारी, ये जिला की बात करी है हमने। परगना में क्या था, एक सिकदार होता था, एक मुंसिफ होता था और एक ये जो है खजांची खजांची होता था, जो पैसों का लेन देन करता था, और 2 क्लर्क होते थे। तो ये था आपका परगना अधिकारी। ठीक। और आपको गांव का पता ही है कि शासन की सबसे छोटी इकाई को गांव कहते हैं। बहुत सारे परगना मिलकर गांव का निर्माण करते हैं। ठीक है, परगना में आप ये सब लिख सकते हो एक्सप्लेन करके। और सेम चीज़ गांव में आप परगना का जो है डेफिनेशन लिख सकते हो, परगना के बारे में लिख सकते हो। बाकी आपको पता है कि मुखिया होते थे, पंचायत होते थे, छोटा सा बहुत छोटा क्षेत्र होता था। कोई भी वहाँ पे कुछ भी कार्यक्रम या कुछ भी नया कानून बनता था तो वो केंद्र के स्तर पर, यानी केंद्र बनाता था और वो आके गांव में या परगना में लागू किए जाते थे। तो मेनली जो आपने पहले केंद्र या प्रशासन या प्रशासनिक व्यवस्था किसी की भी पढ़ी होगी, किसी भी काल की, वो आप इसके अंदर एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। जो न्यू अधिकारी बने थे इनके शासन काल में, वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।